आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा की मुसालहाती कोशिशें पूरी तरह से रंग ला चुकी हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मौजूदगी में यमनी हुकूमत और हौसी ग्रुप के नुमाइंदों ने तारीख साज मुआहदे पर दस्तखत किया और 4 सालों बाद मुतहारिब ग्रुपों ने हाथ मिलाकर खित्ते में दायमी अमन की बुनियाद रखी। लंबी बातचीत के बाद दोनों ग्रुप अल हौदीदा में जंग बंदी पर राज़ी मुत्तहिदा का अहम किरदार होगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 7 दिनों में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के करीब खुसूसी सफ़ीर बराए यमन मार्टिन ग्रिफिथ की सालसी में यमनी हुकूमत और हौसी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और आखिरी दिन दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने पहले कैदियों के तबादले और मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए बाहमी इत्तेहाद और सना एयरपोर्ट के हवाले से बाहमी इत्तफाक राय से एक तजवीज़ को मंजूरी दी। अल हौदीदा को लेकर ताअत्तुल आखिरी वक्त में खत्म हुआ और दोनों ग्रुप साहिली शहर में जंग बंदी पर राजी हुए। बाकी मामलों पर गुफ्तशुनीद जारी रहेगी और अगले मरहले का अमन मुज़ाकरात जनवरी के आखिर हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि 4 साला जंग के दौरान हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि पूरा मुल्क ग़िज़ाई और अद्वियात की किल्लत झेल रहा है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि यमन की जंग इंसानी तारीख का सबसे बड़ा बुहरान साबित हुई है, जिसमें कि लाखों अफराद बुनियादी ज़रूरत से महरूम हो चुके हैं। मुज़ाकरात के दौरान जिन नुकात पर दोनों ग्रुप के माबैन समझौता हुआ है, उसके मुताबिक हौसी ग्रुप अल हौदीदा, असलीफ और रास ईसा की बंदरगाहों को खाली कर देगा और 14 दिनों के अंदर सना शाहराह के शुमाली हिस्से में मुंतकिल हो जाएगा। जवाब में यमनी फोर्स को इलाके से वापस बुला लिया जाएगा और उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के जुनूबी हिस्से में तैनात किया जाएगा। दूसरे मरहले में हौसी ग्रुप को 21 दिनों के अंदर अल हौदीदा से मुकम्मल तौर पर खाली करके शुमाली हिस्से में चला जाएगी। इसके बाद यमनी कानून के तहत अल हौदीदा, असलीफ और रास ईसा बंदरगाह की हिफाजत का जिम्मा यमनी सिक्योरिटी फोर्स का होगा। मुआहदे के तहत सभी फरीकों को कानूनी ट्रैक का एहतराम करना होगा और मकामी इदारों के काम में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल की मौजूदा मुद्दतकार की ये अहम कामयाबियों में से एक है और इस तारीख साज मुआहदे का ऐलान करने से कबल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने दोनों जानिब खड़े यमनी हुकूमत के नुमाइंदे और वज़ीर ख़ारजा खालिद अल यमनी और हौसी तर्जुमान अब्दुल सलाम के माबैन मुसाफा कराकर यमन में नए दौर के आगाज का ऐलान किया है। उन्होंने फरीकैन से समझौते की तमाम शराइत पर ईमानदारी से अमल करने की हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि क़याम अमन की जानिब ये सिर्फ पहला कदम है और मुकम्मल अमन के लिए दोनों ग्रुपों में बाहमी इत्तेहाद और यकीन की फिजा कायम रहनी चाहिए। यमनी वज़ीर दाखिला खालिद अल यमनी और हौसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने मुआहदे का इस्तकबाल किया। हालांकि दोनों ग्रुप ने बाज़ मामलात में तहफ़्फ़ुज़ का इजहार ज़रूर किया, लेकिन उनका कहना है कि उसूली तौर पर वो मुआहदे के मुसव्वदे से इत्तफाक करते हैं। Is a ceasefire declared for the whole governorate in the agreement, and there will be both from the city and the harbor a withdrawal of all forces, and of course the order will be maintained. I mean, in the city, in the harbor, the UN will assume involved. And in the city, the order will be maintained. In relation to other areas of the territory, there was not yet an agreement. हमें अफसोस है कि फरीक सानी के सख्त रवैये के सबब मईशत के हवाले से मुफाहमत नहीं हो पाई। हम माशी व महसूलात और सेंट्रल बैंक की बेहतरी के लिए पहल करना चाहते थे, लेकिन हौसियों के सख्त मौक़िफ़ के सबब ऐसा नहीं हो पाया। हम 2014 के कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करना चाहते थे, लेकिन फरीक सानी इन इदारों पर अपना कब्जा चाहता है और इनमें अपनी कोशिशों से तब्दीली लाना चाहता है। हम सना एयरपोर्ट का इंतज़ाम यूएन के हवाले करने पर राज़ी हैं ताकि उसके ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर फजलुर रहमान साहब जुड़ गए, उनसे बात करते हैं इसी खबर पर। अमन डील पर आपका ये का पहला तबसरा हम जरूर जानना चाहेंगे। ये क्या एक अहम पेशरफ्त है और कितनी देर पर यह साबित होगी?
نہیں، جس طرح سے دونوں فریق کا جو موڈ ہے اس وقت، اس سے لگتا ہے کہ یہ کافی اہم در پہ اہم چیزیں ہیں، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے سلسلے کو لے کے. اور ابھی تو یہ ایک شروعات ہے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ پریمبل ہے، مطلب ابھی بہت ساری چیزیں آگے ابھی وہ کرنی ہے. لیکن جو کم سے کم 2 سال سے جو اسٹینڈرڈ بنا ہوا، جو بالکل چیزیں بالکل خیر سی گئی تھی، اس سمت میں ایک اچھی شروعات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں پہلی بار آمنے سامنے آئی ہیں اور دونوں نے ایک اہم نکات پہ، جیسے سنا ایئرپورٹ کی بات آئی ہے، اپنے قیدیوں کو ایکسچینج کرنے کی بات آئی ہے، ان کو چھوڑنے کی بات آئی ہے. پھر تیسری جو اہم بات ہے، جو حدیدہ پورٹ وہ کچھ چھوٹ دینے جا رہے ہیں. یہ 3 جو اہم نکات ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جو پیس جو ہے اس میں کچھ امید دکھ رہی ہے. امید اس لیے ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اس کے بعد UN کا جو مشن ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب پہ اور UAE پہ ایک الگ طرح کا پریشر ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اب معاملہ کچھ ٹھہرے گا، جنگ میں کچھ ٹھہرے گی. اور بہرحال پیس آج نہیں کل نہیں، ابھی تو بہت شروعات ہے یہ. لیکن اس کا ایک اہم بھی ہے کہ امریکہ میں جو ماحول ہے، امریکہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جس طرح سے چیزیں وہاں چل رہی ہیں، جو سعودی عربیہ پہ پریشر بن رہا ہے کہ آپ، امریکہ پہ پریشر ہے کہ آپ جنگ میں جو مدد دے اس سے آپ کم کیجئے، سعودیہ پہ جس طرح کا تنقید ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آمنے سامنے اگر رکھیں گا تو لگتا ہے کہ یہ پیس کافی مستحکم ہوگی. لیکن جو طاقت کا توازن ہے خطے میں، اس ڈیل کے بعد کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی واقع ہوگی؟ دیکھیے، طاقت کا توازن تو ہمیشہ آف اینڈ آن رہتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیل میں ایران کی بھی کہیں نہ کہیں سے موافقت شامل ہے. ایران وہاں پہ یمن میں ایک کافی اہم ایکٹر ہے، ایک اہم رکن ہے اس پورے اس کا. اگر آپ دیکھیں گے تو ایران نے بھی اس ڈیل کا ویلکم کیا ہے. یہ میں آپ سے یہی پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے لیے کوئی اس میں کوئی پیغام ہے کیا؟ کیونکہ اقوام متحدہ کی یہ بڑی کامیابی بھی ہے ایک طرح کی. نہیں، سعودی عرب کے لیے پیغام ہے. ایران کا تو میں نہیں جانتا، نہیں، کم سے کم سعودی عرب کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو سعودی عرب جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بالکل ایفیلیٹڈ ہوتا ہے. اس کو آپ خشوگی کا جو معاملہ ہے اس سے. بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب اپنی بات رکھنے کے لیے اس خبر پر. عالمی امور کے ماہر فضل الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر تھے. اور سعودی عرب بالخصوص پرنس محمد بن سلمان کی حمایت پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سینیٹ میں اکیلے پڑھتے جا رہے ہیں. ڈیموکریٹس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ سعودی حکومت کی محض اقتصادی فائدے کے لیے آدھی حمایت سے زیادہ خوش نہیں ہیں. اور یمن جنگ سے لے کر صحافی جمال خاشقجی کے قتل معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کے رول سے خاصے مایوس ہیں. اس مدے پر ہوئی ووٹنگ میں 56 ارکان کانگریس نے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 41 نے اس کی مخالفت کی ہے. اور حالانکہ اسے قانون کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کانگریس کو ایک لمبی لڑائی لڑنی ہوگی، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب کانگریس نے وار پاور ایکٹ کا عمل کرنے کی کسی تجویز کی حمایت کی. اور یہ ایکٹ ویتنام جنگ کے خاتمے کے بعد بنا تھا اور اس کی راہ سے امریکی فوج کو غیر ملکی جنگ میں ملوث ہونے سے روکنا تھا. یہ ایکٹ صدارتی اختیارات پر بھی لگام کستا ہے. اس کے تحت غیر ملکی جنگی مہم میں امریکی شمولیت کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری ہوگی. Today we tell the despotic regime in Saudi Arabia that we will not be part of their military adventurism. And today, maybe in the most profound way, 45 years ago, the War Powers Act was passed. 45 years ago. Today, for the first time, we are going to go forward utilizing that legislation and tell the President of the United States and any president, Democrat or Republican, that the constitutional responsibility for making war rests with the United States Congress, not the White House. Let us pass this resolution. This is now unanimously, the United States Senate has said that Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible for the murder of Jamal Khashoggi. That is a strong statement. I think it speaks to the values that we hold dear. I'm going to be supportive because of this one singular statement. اور اس وقت اس خبر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پھر جڑ گئے فضل الرحمان صاحب جو کہ ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ معاملوں کے. فضل صاحب، سعودی عرب کے لیے امریکی سینیٹ کا یہ موجودہ رخ کیا ثابت کر رہا ہے؟
फजल रहमान साहब, ठीक तरह से राब्ता कायम हम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका में खास तौर से सऊदी अरब को लेकर के एक अहम फैसला किया गया है और सऊदी अरब बिलखुसूस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीनेट में अकेले पड़ते जा रहे हैं। डेमोक्रेट्स के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के लोग भी सऊदी हुकूमत की महज इक्तिसादी फायदे के लिए आधी हिमायत से ज्यादा खुश नहीं है। इसराइल की जारहाना पॉलिसियों के जवाब में मगरबी किनारे और गाजा से होने वाले हमलों पर इसराइली शहरियों की हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। अवाम वजीर आजम नेतन्याहू के उस सख्त मौक़िफ़ से भी ज्यादा मुतासिर नजर नहीं आ रहे हैं जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इसराइली शहरियों पर हमला करने वालों को अजियतनाक सजाएं दी जाएंगी। यरूशलेम में सैकड़ों अफराद ने वजीर आजम ऑफिस के बाहर पुरजोर एहतजाज किया जिसमें कि कुछ शिद्दत पसंद दाएं बाजू के कारकुनान भी शामिल थे। वजीर आजम के इस इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में इसराइली इलाकों में हमले पर इजाफा हुआ है और कुछ मुजाहिरीन के हाथों में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कटआउट भी था। इन हमलों के लिए वो महमूद अब्बास हुकूमत को भी जिम्मेदार मानते हैं। वाज़ेह है कि इजरायली हुकूमत अल फतह के ताल्लुक से नरम गोशा रखती है, लेकिन हालिया हमलों के बाद दोनों के ताल्लुकात में खासी कशीदगी पैदा हो गई है। Came here because the person that is in charge for the lack of security all over Israel is Benjamin Netanyahu, that gave the terrorists a green light to attack Jews all over, 500 missiles on the north and without no response from the government and attacking all over Judea and Samaria. Netanyahu has to go home. Netanyahu failed. Netanyahu finished his mission and he has to go home and resign. और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने म्यांमार हुकूमत से गिरफ्तार सहाफ़ियों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। 395 मेंबरान पर मुश्तमिल ऐवान नुमाइंदगान में सिवाय अरिजोना के रिपब्लिकन नुमाइंदे एंडी ब्रिक्स के सभी ने इस तजवीज़ को मंजूरी दी। कांग्रेस के 394 अरकान ने इसके हक में वोट दिया। आपको बता दें कि बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी राइटर के 2 सहाफ़ियों को गुज़िश्ता सितंबर में म्यांमार के ऑफिशियल सर्किट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 7 साल सजा सुनाई गई है और इस फैसले के खिलाफ आलमी सतह पर मुखालफत भी हो रही है। कांग्रेस की वोटिंग को म्यांमार हुकूमत और सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सख्त पैगाम माना जा रहा है। कांग्रेस की पेशकर्दा तजवीज़ में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए जुल्म के लिए म्यांमार फौज के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 27 अगस्त की यूएन तफ्तीश रिपोर्ट में रखाइन में हुए वाक़यात को रोहिंग्याई मुसलमानों की नस्ल कुशी करार दिया गया था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तजवीज़ में नस्ल कुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से परहेज किया। लेकिन ट्रंप इंतजामिया पर जोर दिया कि वो सिफारती दबाव के जरिए म्यांमार सरकार की जवाबदेही तय करे। Government of Burma to release Burmese journalist Walon and Jaw Suu sentenced to 7 years imprisonment after investigating attacks against civilians by Burma's military and security forces and for the question is, will the House suspend the rules and agree to the resolution as amended? Members will record their votes by electronic device. This is a 15-minute vote. On this vote, the yeas are 394, the nays are 1. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended. The resolution is agreed to, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Without objection, the title is amended. बैनुल अक़वामी माली इदारे IMF के दबाव में जॉर्डन हुकूमत ने मुल्क में माशी इस्लाहात के पेश नज़र फिजूल खर्ची पर लगाम लगानी शुरू कर दी है, लेकिन अवाम को शाही हुकूमत का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ राजधानी अम्मान में सैकड़ों मुजाहिरीन ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया और मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस फोर्स को आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। तसादुम के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार मामूली तौर पर जख्मी भी हुए। मुल्क में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शाही हुकूमत और शाह अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी के इल्जाम में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालिया मुजाहरा पार्लियामेंट के जरिए एक नए टैक्स बिल की मंजूरी के बाद शुरू हुआ है। वाज़ेह कि जॉर्डन में इस वक्त बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पाई जाती है। इलाकाई सियासत के सबब मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी भी रुकी हुई है। रेवेन्यू और कमजोर मईशत के सबब हुकूमत को बड़े पैमाने पर बाहरी मुल्कों के कर्जों पर मुनहसर होना पड़ रहा है।
उर्दन की राजधानी अमान में मुनक्किद नुमाइश में शाम, इराक और सोमालिया, सूडान के तकरीबन 100 से भी ज्यादा मुजाहिरीन ने दस्तकारी में अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए लोगों का दिल जीत लिया। नुमाइश का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की जानिब से किया गया था और 6 रोज़ा नुमाइश के दौरान मुहाजिरीन ने फनी महारत और हाथों की कारीगरी का नमूना पेश करते हुए कई खूबसूरत चीजें बनाई। नुमाइश में आए लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इसमें कपड़े और ज्वेलरी के अलावा मिठाइयाँ, मकामी डिशेस के अलावा कई मुहाजिर पेंटर्स ने भी अपने पेंटिंग की नुमाइश की और इसकी बिक्री से उन्हें अच्छी खासी रकम भी हासिल हुई। कमीशन बाजार प्रोजेक्ट के जरिए मुहाजिरीन के लिए रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। Only window I can see the customer through it and the customers see me through it. I consider it as a platform to me to know the customers, to the customers to recognize me, to know about my job and about my business and about my... श्रीलंका के सदर मैत्रीपाला सिरिसेना के पार्लियामेंट तहलील करने के फैसले को मुल्क की अदालत उज़्मा ने गैर आईनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सिरिसेना का एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता माह पार्लियामेंट को तहलील कर उन्होंने आइंदा साल 5 जनवरी को आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया था और इससे कबल उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर महिंदा राजपक्षे को वज़ीर आज़म बना दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने से कबल उसे तहलील नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद विक्रमसिंघे के दोबारा वजीर आजम बनने की उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि पार्लियामेंट में उनके इत्तेहाद को अब भी अक्सरियत हासिल है। फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सभी शहरों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। As a country, we all have to be joyful and we have to celebrate the fact that we have an authentic, independent judiciary that has acted as a check on the power of the executive. Today, the Supreme Court judgment amply exemplifies through their unanimous decision that the Constitution was violated. और आगे बढ़ते हैं खबरों के सफर में। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के मुमकिना सियोल दौरे को लेकर जनूबी कोरिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। गुज़िश्ता चंद सालों में कोरियाई जजीरे के इन दोनों मुल्कों को करीब लाने की काफी कोशिश भी की गई। इनमें मकामी लीडरान के साथ साथ आलमी बिरादरी के जरिए भी अहम रोल अदा किया गया, लेकिन मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 की दहाई की शुरुआत में ही कोरियाई जंग के सबब शुमाली कोरिया और वहां की लीडरशिप को अच्छी नजर से नहीं देखते। इसके अलावा किम जोंग की सियाल आमद पर शहर की सिक्योरिटी को लेकर भी लोग फिक्रमंद हैं। जमहूरी इक़्तिदार मजबूत होने के सबब यहां अक्सर एहतजाज और मुजाहरे होते रहते हैं। मुजाहरे कानून के दायरे में होने चाहिए। मुजाहिरीन की तादाद इतनी ही होनी चाहिए जिसकी वो इजाजत दे और जिस पर कंट्रोल कर सके, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहरा मसले पैदा कर सकता है। ये खतरनाक है। शुमाली कोरिया के लिहाज से किम उनके सुप्रीम लीडर हैं। अगर उन्हें लगता है कि किम की आमद से जनूबी कोरिया को शर्मिंदगी होगी तो ये दोनों ममालिक के लिए परेशानी का बाइस होगा। यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह कर दिया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की मुखालफत के बावजूद ब्रेक्जिट डील पर नए सिरे से बातचीत नहीं होगी। गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म का खासा मुश्किल वक्त भी गुजरा, यहां तक कि उनकी कुर्सी भी खतरे में आ गई थी। पार्टी के अंदर भी उनकी क़यादत पर सवाल उठाए गए। बहरहाल इस मुसीबत में उन्हें फिलहाल राहत मिल गई और अब उन्हें ईयू मेंबरान को अपने हक में करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ईयू ने साफ कर दिया है कि ब्रेक्जिट पर उन्हें किसी तरह की रियायत नहीं मिलने वाली है। नीदरलैंड के वज़ीर आज़म मार्क रूट ने वाज़ेह कर डील से वापसी मुमकिन है और एक तरह से बरतानिया से ईयू का तलाक हो चुका है। फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर मेंबर ममालिक के लीडरान का भी यही मौक़िफ़ सामने आया है। कोई भी डील से वापस हटने के मूड में नहीं है। Council also underlines that if the backstop were nevertheless to be triggered, it would apply temporarily unless and until it is superseded by a subsequent agreement that ensures that a hard border is avoided. उधर
यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को मजीद माली इमदाद देने की पेशकश की है। ब्रसल्स में जारी 2 रोजा इजलास के दौरान यूक्रेन की हिमायत के साथ ही रूस के खिलाफ सख्त पाबंदी का भी मुतालबा किया गया है, लेकिन इस तजवीज को ज्यादा मुल्कों की हिमायत हासिल नहीं हो पाई। बहरहाल 28 ममालिक की इस तंजीम ने यूक्रेन पर लगी माशी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। इस फैसले से साफ है कि रूस के हवाले से यूरोपीय यूनियन 2 खानों में बटा हुआ है। पाबंदी के मुतालबे के बावजूद समिट के अख्ताम पर जारी होने वाले बयान में इन पाबंदियों का कोई जिक्र नहीं है। ईयू ने यूक्रेन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की तनकीद करते हुए कहा कि पाबंदियों के सबब मईशत को हो रहे नुकसानात दूर करने में यूरोपीय यूनियन मदद करेगा। 2 रोज कबल फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में वाक़ क्रिसमस मार्केट में फायरिंग करने वाला शख्स पुलिस के हाथों मारा गया। पुलिस गुज़िश्ता 48 घंटों से उसका सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उसे तलाशने के लिए पुलिस फोर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी उसकी फोटो डाली थी और 29 साल शरीफ शिकात को न्यूडोर्फ इलाके में हलाक किया गया। वज़ीर दाखिला के मुताबिक इस कामयाब ऑपरेशन को 3 पुलिस एहलकारों ने अंजाम दिया। जुमेरात को अमेरिका और कनाडा में एक नामालूम ने मुल्क में खलबली मचाकर रख दी। मुख्तलिफ बिजनेस इदारों, पुलिस स्टेशन और स्कूलों को ऐसे मेल आने लगे जिसमें कि बम धमाकों के साथ नकद अदायगी का मुतालबा किया गया था। हालांकि इनमें से कोई भी धमकी सही नहीं साबित हुई। खबरों के मुताबिक मेल आने का सिलसिला देर रात 2 बजे के करीब शुरू हुआ और मुख्तलिफ मकामात से इस तरह की शिकायतें पुलिस को मौसूल होने लगी। मेल में धमकी दी गई कि बिटकॉइन के जरिए $20,000 की अदायगी की जाए। मेल मिलने के बाद टोरंटो में एक सबवे को खाली करा लिया गया। कुछ स्कूलों और बिल्डिंगों को भी एहतियात के तौर पर खाली कराया गया था, लेकिन आखिर में यह धमकी महज अफवाह ही साबित हुई। मैक्सिको और अमेरिका की सरहद पर सैकड़ों अफराद ने जबरदस्त अमेरिकी इलाकों में घुसने की नाकाम कोशिश की और सरहद की उस जानिब कई माह से अमेरिका में दाखिल होने का इंतजार कर रहे लोगों ने दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन सरहद पर कायम इन फेंसिंग को पार करने में नाकाम रहे। सरहद पर तैनात अमेरिकी फोर्सेज ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैक्सिको हुक्काम के मुताबिक सरहद पर इस वक्त 1000 के करीब मुहाजिरीन मौजूद हैं जो कि अमेरिका में पनाह लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के इकदाम से पनाह हासिल करने के हवाले से जरूरी कार्रवाइयां शुरू होने में तेजी आएगी। तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।